अब जैसे एक पर्सन है यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है और उसको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, वो कैसे स्टार्ट करूँ? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके अलावा एमसीक्यूज़ करने हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करते रहना है और टेस्ट सीरीज भी टाइम टू टाइम देनी है। क्या 3-4 मंथ्स की प्रिपरेशन इनफ है या 1 साल लगता है यूजीसी नेट के लिए? 3-4 मंथ्स की प्रिपरेशन इनफ है अगर आप कंसिस्टेंसी। जनरल पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पेपर 1 को प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 3 आवर्स का टाइम होता है और वो 3 आवर्स टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? वंस इन अ वीक टेस्ट सीरीज जरूर दो। अच्छा। ये देना ही पड़ेगा, टाइमर लगा के चाहे खुद से कर लो। नेट होने के बाद क्या पीएचडी करना जरूरी है? इमीडिएटली अगर आप पीएचडी नहीं भी करते हैं तो एंट्री लेवल के प्रोफेसर आप बन सकते हैं। पब्लिकेशंस के ऊपर बताइए कि कहाँ पब्लिश करवाना सही रहता है, और आजकल ये जो स्कोपस इंडेक्स की डिमांड बहुत बड़ी हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं ऐसे कॉलेजेस है या कहीं ऐसी यूनिवर्सिटीज है ऑन पेपर्स आपको कुछ दिखा रहे हैं अच्छा। और एक्चुअल में आपको सैलरी कुछ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गांधी टॉक्स। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जी हाँ, एकेडमिक्स एज अ करियर। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट करियर तो कोई और हो ही नहीं सकता। और इसी करियर को आज बताने के लिए हमारे साथ है नवदीप कौर मैम। ये मैम यूजीसी नेट पढ़ाती है और काफ़ी फेमस है यूजीसी नेट पढ़ाने के लिए। सो आई वेलकम मिस नवदीप कौर मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैम, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आप काफ़ी टाइम से आई थिंक यूट्यूब पे यूजीसी नेट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एक बार शुरू से अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। जी, मैं नवदीप कौर और मेरे को 13+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। 2012 से स्टार्ट किया था मैंने। ओह माय गॉड। एक्चुअली 2012 में जब मैंने खुद एमकॉम एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो मेरी वो फर्स्ट वीडियो थी। अच्छा। कि एंट्रेंस टेस्ट कैसे निकालें। तो उस पर अचानक से धीरे धीरे व्यूज़ आने लग गए, क्वेरीज आने लग गई। फिर जब मैंने यूजीसी नेट निकाला 2013 में ही, एंड देन उसके भी फिर धीरे धीरे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड डालना शुरू कर दिया। इस तरीके से यूजीसी नेट की जर्नी स्टार्ट हुई है। वाह जी। तो मैम आपने तो यूट्यूब आई थिंक जब आया था बिल्कुल। तभी टैप कर लिया था। तभी बहुत पुराना 2012 तब तक तो से। हम लोग सोचते भी नहीं थे यूट्यूब का। आई थिंक जब हम कोविड में ये जर्नी स्टार्ट हुई है लोगों की यूट्यूब में, मेजर यूट्यूबर्स के, लेकिन मैं उससे काफ़ी पहले थी। 2012 में ही आपने स्टार्ट 2012 की से थी। थी। वाओ। चलिए मैम, तो आप यूजीसी नेट पढ़ाते हैं, इनफैक्ट आप बहुत फेमस है यूजीसी नेट पढ़ाने के लिए। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ यूजीसी नेट का पर्पस क्या है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, ये सब कुछ एक रोड मैप बता दीजिए यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करके स्टूडेंट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। एंड देन जेआरएफ अगर आपने क्लियर किया है देन यू कैन डू पीएचडी एंड उसका स्टाइपेंड मिलता है, फेलोशिप मिलता है। पीएचडी करते करते पढ़ाई करने के भी आपका अमाउंट मिलता है। अच्छा। यूनिवर्सिटी से। वाओ। यस। सो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यूजीसी नेट इज़ कंपलसरी। ये इनिशियली चाहिए ही चाहिए। अगर इसके अलावा सेट एग्जाम्स भी होते हैं, वो पर्टिकुलर स्टेट में एलिजिबल होते हैं, बट नेट आपको ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल बनाता है। जी। ओके तो मैम क्या फ़र्क है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में, क्योंकि आई थिंक जेआरएफ करने के बाद भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं, तो यूजीसी नेट और जेआरएफ में मतलब एक ही पेपर होता है या कैसे होता है? मतलब मुझे तो पता ही है, मैं बस एक बार ऑडियंस को एड्रेस जेआरएफ अगर आपने क्लियर किया इट मीन्स आपने नेट क्लियर किया ही है। एक ही एग्जाम है और उसी में आप जेआरएफ क्लियर करते हो। और जिन बच्चों का बिल्कुल टॉप में मार्क्स आते हैं, परसेंटेज आते हैं, लाइक ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिए टॉप 0.5% या 1% स्टूडेंट्स को ही जेआरएफ मिल पाता है जितने क्वालिफाइड होते हैं। 40% है अबव से, एंड टॉप 6% के आसपास को नेट मिलता है। जी। तो सेम एग्जाम से ही आप नेट एंड जेआरएफ दोनों निकाल सकते हैं। और जेआरएफ की प्रायोरिटी ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और साथ में पीएचडी करते हुए आपको फेलोशिप भी मिल जाती है। राइट। तो जेआरएफ में बेसिकली आपको घर बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, बट उसके लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा। पीएचडी करना पड़ रहा है। राइट। अब पेपर आपका एक ही होता है, ज़्यादा मार्क्स आ गए, ज़्यादा परसेंटेज आ गई तो जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, कम परसेंटेज आ गई तो नेट हो गया। तो आई थिंक
आजकल तो पीएचडी भी यूजीसी नेट के एग्जाम से हो रहे हैं, एक बार Yes. उसके बारे में भी बता दीजिए। अगर आपका बहुत ही पीएचडी की भी अलग कट ऑफ निकलती है और जिनके उससे भी कम मार्क्स आते हैं तो उनको पीएचडी ओनली के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कुछ ज़्यादा एज के पर्सन जो सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए भी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, सो दैट एज अ एंट्रेंस उसका ये यूटिलाइज हो जाए और फिर वो पीएचडी में अपना करियर। एक्चुअली कुछ तो रिटायर्ड लोग भी इसमें आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ उनको पीएचडी करना है। तो आप अगर ओनली पीएचडी हुआ है तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ पीएचडी। उसमें फ़र्क ये है कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, बट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ हु आर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप। जी, तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना उसी टाइम पे ध्यान दीजिए कि अगर यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप है, आपके पास जेआरएफ नहीं है, देन आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें भी आपको जेआरएफ के इक्विवेलेंट फेलोशिप यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से देती है। राइट, वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब मैम अभी चल रहा है, आई थिंक आज है 2 Feb, ठीक है, हमारे जून और दिसंबर में नेट के एग्ज़ाम होते हैं, राइट? यस। तो अब जैसे एक पर्सन है यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है और उसको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो एक बार उस प्रिपरेशन के लिए बता दीजिए। जैसे आज फरवरी है, अगर वो आज से भी पढ़ना स्टार्ट करता है, या लेट्स से अगर ये 10th या 15th Feb को आता है ये एपिसोड भी, अब उस बच्चे को स्टार्ट करना है, वो कैसे स्टार्ट करे? देखो, स्टार्टिंग हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए। आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके अलावा एमसीक्यूज़ करने हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करते रहना है और टेस्ट सीरीज भी टाइम टू टाइम देनी है। राइट। तो स्टार्टिंग में आप अपना कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। जैसे यूजीसी नेट के लिए नव क्लासेस पे मैं खुद आपको 13 ईयर्स से कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। तो ऑल यूनिट्स यू नीड टू डू एंड कंसेप्ट जब हो जाए, साथ साथ डेली जो यूनिट आपने की है उससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज़ करो। जैसे रात को 10 PM वाली क्लास में जो यूनिट हमने सुबह पढ़ी होती है उसके एमसीक्यूज़ भी हम साथ साथ करते हैं। अच्छा, वाह। जी, सो दैट साथ साथ ही उनकी प्रिपरेशन हो जाए, रिवीजन हो जाए। एंड देन देखो, ये हमेशा आपका ना 3 बैचेस में बढ़ता है। स्टार्टिंग में यू शुड गो थ्रू द कंप्लीट कोर्स एंड ऑन एन एवरेज 1 यूनिट को आप 8 to 10 days देते हैं। ओके। मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई और आरसी थोड़ा साथ साथ चलाइए, लाइक सैटरडे संडे थोड़ा थोड़ा करते रहिए। और जब हम मैथ्स करते हैं तो मैथ्स को मैं 15 to 20 days रेगुलर डेली कराती हूँ। सुबह रात बच्चे पूरा दिन सिर्फ मैथ्स कर रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा है कि आपको उसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जी। डीआई तो डेटा इंटरप्रिटेशन, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज। ओके। हाँ, ये टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते रहना चाहिए। जी, ये हो गया फर्स्ट बैच की कंप्लीट हमने किया, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस कर दी। देन फिर आता है हमारा क्रैश कोर्स, या फिर आप अपने एंड पे भी कर रहे हो तो 3 to 4 days पर यूनिट, मतलब 8 to 10 days में हमने पहले सारी डिटेल्ड करी, फिर 3 to 4 days में हमने क्रैश कोर्स के थ्रू क्रैश वाइज करी। एंड देन आप जो 10 to 15 days एग्जाम से पहले बचेंगे, बस प्रैक्टिस, एमसीक्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब प्रैक्टिस पे लगा दीजिए। राइट, तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पैटर्न पता चल जाता है एग्जाम का, या रिपीट होते हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका पैटर्न भी पता चलता है और रिपीट भी होते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका, जैसे अगर वो ऑप्शंस में है तो उनके 4 ऑप्शन आपको क्लियर है तो नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे ऑप्शंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन कभी मैचिंग में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्वेश्चंस का जो पीछे, जैसे जो टॉपिक है ना वो आपका रिपीट होते हैं। वो कहते हैं ना 80-20 रूल। ओके। तो 80% ऑफ द एग्जाम जो है आपका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही टॉपिक्स में से आता है, वही होना है। राइट। एक बारी मैं अपनी ऑडियंस को बता देती हूँ कि यूजीसी नेट के लिए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल पेपर होता है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैम कॉमर्स पढ़ाती है तो पेपर 2 बेसिकली आपका सब्जेक्ट वाइज हो गया, एंड आप पेपर 1 भी पढ़ाते हैं। पेपर 1 जी, पेपर 1 and 2। तो पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 marks ईच के, एंड पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 marks ईच के, ठीक है? बिल्कुल। कोई नेगेटिव मार्किंग है इसमें? बिल्कुल नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, okay। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सेट एग्जाम्स में, सेट एग्जाम्स में एंड नेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, सेट में होती है? नहीं है, नहीं है। अभी हम लकी है कि नेट एग्जाम में या सेट एग्जाम में, स्टेट वाइज एग्जाम में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या आपको लग रहा है फ्यूचर में आएगी? नहीं, इसमें नहीं आएगी, क्योंकि शुरू से मैं 2004 से देख रही हूँ, इसमें आज तक कभी नहीं आई है। कभी नहीं आई, बहुत ही बढ़िया।
तो मैम एक बच्चा है, अब वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रहा कोचिंग का, ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले भी कि ना ले, सेल्फ स्टडी से हो सकता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम क्लासेस लेते हैं तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अच्छा। जो पर्सन ऐसे हो, क्योंकि वैसे मैंने बिना कोचिंग के निकाला, उस टाइम पे तो कोचिंग होती नहीं थी 2013 में। करेक्ट। वैसे भी पॉसिबल है। 2013 में क्वालिफाई किया था नेट जेआरएफ दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो मैं तो अपने खुद के प्रोफेसर से वैसे देखा है बनते कैसे हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे पता चला था नेट के बारे में। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है वैसे, अगर बिल्कुल कंसिस्टेंट है आप और आपको सही मटेरियल की ज़रूरत है, उसके लिए आप नव क्लासेस की बुक ले सकते हो। Okay. मेरी पेपर 1 की भी बुक आती है एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की भी। तो इसके थ्रू आपको एक हैंडबुक मिल जाएगी और फिर आप सेल्फ स्टडी भी उसके ऊपर कर सकते हो। लेकिन अगर हम क्लासेस लेते हैं ना, तो सुबह 6 से 8, सुबह 6 बजे उठा देती हूँ मैं इनको। अच्छा। और रात तक जगाती हूँ। बताऊंगी, सुबह 6 से 8 मेरी पेपर 1 की क्लास होती है। और कंसेप्ट कवर करा देती हूँ। मैं कहती हूँ ना, आधी दुनिया जब तक सो रही होगी ना, तब तक तुम्हारे 2 आवर्स में कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इसलिए, और सुबह ना सबसे अच्छा बात होती है, लर्नर्स को ना माइंड फ्रेश होता है। अपने घर की या किसी और चीज़ की जो बर्डन होता है, प्रॉब्लम होती है, वो भूले क्या, वो याद ही नहीं होता सुबह सुबह। पूरा माइंड उसमें कंसंट्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो भी अपना ऐसे मैनेज करो कि आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हो जब आप स्टडी करें। जी, तो इसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि जितना हमने क्लास में कराया है इतना इनफ है। मैं तो ये तक कहती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जितना मैं करा रही हूँ इतना अच्छे से पढ़ लो, बस मेरा कंटेंट बिल्कुल इनफ है। तो इसलिए कोचिंग से आपकी कंसिस्टेंसी, आपको ये पता होता है कि भटकना नहीं है। क्योंकि आप बच्चे मुझे सुबह बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं कि मैम हम तो ये खुद से पढ़ते भी नहीं टॉपिक। अच्छा। हाँ, अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते तो द रीज़न इज़ कि अगर मैंने खुद 2013 में जब क्लियर किया है, तब से मैंने खुद क्लियर किया, उसके लिए भी 1 साल पहले से पढ़ रही होंगी मैं, ठीक है। और अब रेगुलरली सबको पढ़ा रही हूँ, तो वी नो कि पैटर्न क्या है और अगर कोई नया टॉपिक आएगा भी तो कहाँ से बनने वाला है। इतना तक हम ना एनटे को, पहले यूजीसी था, फिर सीबीएसई था, फिर एनटे था, इनको समझ चुके हैं, इनके ब्रेन को। से ये चीज़ आपको खुद को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। यू नो इतना करना, और उसके अलावा प्रैक्टिस करो, अपने बाकी वर्क करो जो आपको करना है, ऐसे कर सकते हैं। तो मैम, ये तो आपने, आपकी बुक्स तो डेफिनेटली बच्चे रेफ़र करेंगे, उसके अलावा कोई और स्टडी मटेरियल अगर आप सजेस्ट करना चाहो? देखो, जो पेपर 1 होता है, इसके लिए आपको कॉमन चीज़ें होती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो भी पता चल जाता है कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से कवर कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च मार के भी मिल जाता है। बट जो पेपर 2 है, वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का कंटेंट काम आ सकता है। जो भी आपका पेपर 2, क्योंकि आपने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वही पढ़ा है, तो अपना ही सब्जेक्ट निकालना है उसमें। अच्छा, ओके, ठीक है मैम, बहुत ही बढ़िया। मैम, क्या 3-4 मंथ्स की प्रिपरेशन इनफ है या 1 साल लगता है यूजीसी नेट के लिए? आप क्या कहेंगे इस पर? 3-4 मंथ की प्रिपरेशन इनफ है अगर आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो। कितने आवर्स बेसिकली बच्चे को पढ़ना चाहिए? देखो, ऑन एन एवरेज आप पहले ये देखो, आपका पेपर 1 थोड़ा वीक है या पेपर 2 वीक है, आप किस में वीक है, या एक अपने आप ही सेल्फ ही ऐसी मॉक लगा के देख लो जिस किस में आपके मार्क्स कम आ रहे, बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में हो। तो मॉक इन द सेंस कोई प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर उठा लीजिए। नव क्लासेस पे वैसे सैटरडे और संडे को हमारे टेस्ट सीरीज भी होती है, वो फ्री होती है। अच्छा, तो एटलीस्ट आप एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके देखो, इससे पता चल जाएगा आप किस में ठीक हो और किस में पीछे हो। एंड देन उसके हिसाब से आप अगर जैसे एक पेपर 2 में किसी के कम मार्क्स आते हैं तो वो उसको 2.5 आवर्स दे सकता है या 2 आवर्स दे सकता है। एंड पेपर 1 में 2 आवर्स, तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 5 आवर्स के आसपास आपको देने चाहिए। एक साथ देना ज़रूरी नहीं है, हाफ एन आवर करके अलग अलग टाइम पे पढ़ो। मेरे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं वो जो जॉब करते हैं और वो कहते हैं, मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट। हाँ जी। वो जॉब करते हैं और बीच में ब्रेक मिलता है ना, मैम हम तो छुप छुप के आपकी वीडियो देखते थे। क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। एटलीस्ट आपको पता है ये कोर्स है, इतना पढ़ना है, चाहे 2 घंटे की एक वीडियो है, अब उसको 15 मिनट्स करो, 20 मिनट्स करके करो, जैसे मर्जी करो। तो अगर आपको स्टडी करना है ना, अपने लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। करेक्ट, चाहे वो जैसे मर्जी निकालो आप। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो तब भी आप साइड बाय साइड यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हो। अपने लिए डेली कम से कम 3 to 4 आवर्स निकालिए, कम से कम। चाहे आप जॉब में आधा घंटा निकालिए, कैसे भी करके आप ये टाइम कवर कर सकते हैं। ठीक है मैम।
जनरल पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पर्सनली जब मैंने खुद यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था तो मेरा पेपर 1 बहुत ही वीक था, और खैर हमारा तो जैसे मैंने लॉ में यूजीसी नेट कर रखा है तो लॉ में भी बहुत रट्टाफिकेशन थी, बहुत सेक्शंस केस लॉ जो नहीं याद रह सकते, बट इवेंचुअली लकीली हो गया। बट मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया पेपर 1 के बारे में, तो पेपर 1 के लिए क्या आप स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? यहाँ पे आप इन पेपर 1 को प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके। सो जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है उसमें आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। आईसीटी में भी आजकल एक्सेल के क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, ये धीरे धीरे लेवल अप कर देते हैं हर चीज़ का। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें से डेटा इंटरप्रिटेशन में दो ही जगह पे बच्चा फंसता है, या तो उसको पता ही नहीं है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, या फिर वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो कैलकुलेशन को आप ऐसे ठीक कर सकते हो मैथ्स एंड डीआई की, कि डेली आप डिवाइड करो। ये मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करती हूँ। और आप जब तक एग्जाम आपका होने जाता है, आपने रोज़ सुबह उठ के पहला टारगेट ये बनाना है 5 मिनट्स का डिवाइड करना है। उसमें 5 डिजिट्स 5 डिजिट्स या 5 to 6 डिजिट्स का डिवाइड कीजिए रैंडमली, जो आपके मन में आ रहा है। आप बाहर खड़े हो जाओ, कोई कार देख लो, कोई स्कूटर देख लो, क्या नंबर प्लेट है वही नंबर ले लो। अच्छा। हाँ, एटलीस्ट कुछ तो डिवाइड करो। उससे आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस अपने आप ना ट्रिक बनने लगती है। अच्छा, इसको ये इस टाइप की अगर नंबर्स आते हैं तो इसको ऐसे ही सॉल्व होगा, इस टेबल पे जाएगा। ये कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा आगे जाकर। करेक्ट। और इससे आपका कैलकुलेशन पार्ट ठीक हो जाएगा। अब कंसेप्ट्स के लिए आप क्वेश्चन को रीड किया करो खुद से, टाइम लगा के। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने में हो सकता है 5 मिनट्स तक लग जाए। डीआई के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी भी हो सकते हैं, लेकिन आप वंस इन अ वीक अगर एक डीआई सॉल्व करते हैं तो भी आपको इसमें एस मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज थ्योरेटिकल यूनिट्स। राइट। थ्योरेटिकल यूनिट्स में सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगती है हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। करेक्ट। बिकॉज इसमें याद करना पड़ता है, जैसे आपने लॉ वाली बात बताई। कुछ चीज़ें ऐसी है, सीक्वेंस याद करना है, और कौन सा पोल्यूशन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, या फिर कौन से प्रोटोकॉल्स अभी ऑलरेडी कन्वेंशन हो चुकी हैं। काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। ऐसे ही कुछ ईयर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी ईयर में आई थी हायर एजुकेशन में। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम देना चाहिए। और आप एक नोटबुक बना लो, उसमें लिखने का काम यही होगा। जो स्टैटिक पोर्शन है जिसको रटना है उसको थोड़ा थोड़ा गो थ्रू टाइम टू टाइम करते रहिए। देन आ जाता है टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन। ये थ्योरेटिकल है, कभी कभी क्वेश्चंस को रीड करके अपने आप बन जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने हो, लेकिन इसमें भी कुछ थ्योरीज एंड मॉडल्स हैं जो फिर पढ़ने पड़ेंगे। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना टाइम मैनेज करो और कवर करो। जैसे मैम पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से डेली सारे यूनिट्स प्रैक्टिस करने चाहिए? जैसे मैथ्स वगैरह तो आपने बोला आप डेली करो, ठीक है ना, डेली कितना टाइम निकालना चाहिए उसके लिए? नहीं, डेली का सिर्फ 5 मिनट्स आप डिवाइड करो, पहले डिवाइड कर लो। नहीं, हाँ, और प्रैक्टिस वंस इन अ वीक बहुत है। अब 2 आवर्स भी लगाओगे तो भी चलेगा एक हफ्ते में भी, अगर रेगुलर करें। जाते फिर कि मतलब मेरा माइंड तो ऐसे ही है। नहीं, आप जब एक देखो, इसमें से डीआई और आरसी आपको एक करना है बस एक हफ्ते में बस। अच्छा, इसको ज्यादा टाइम नहीं देना। अब मैथमेटिकल रीजनिंग को मैं क्या करती हूँ, एक बार टिक के 10 to 15 डेज पढ़ लिया अच्छे से। अच्छा, और फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि डिस्टेंस, वर्क से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह। तो ये आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन एक बार 10 डेज तो रेगुलरली पूरा देना ही पड़ेगा एज पर द सिलेबस कवर करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे 2-3 मंथ्स है हमारे पास, फिर उस सिनेरियो में क्या करें? पहले क्या पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, पहले हर एक यूनिट का अगर 2-3 मंथ्स हैं तो 4 to 5 डेज आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद, लेकिन 4 to 5 डेज जब कंसेप्ट्स कवर कर रहे हैं उसके साथ साथ आप एमसीक्यू जरूर कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ने, रोज़ का 1 घंटा देना ही है। जैसे मैं 10 to 11 PM रात को 10 बजे एमसीक्यूज करवा रही हूँ। अब मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उन्नव क्लासेस ऐप में। तो वो फ्री होते हैं, वो आओ मेरे साथ, मैं खुद करवा रही हूँ आपको। और वो चलते रहेंगे, मंडे टू सैटरडे डेली क्लास होती है उसकी। ठीक है, एंड फिर लास्ट में आप टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज लगाने का अपना रोल है। प्रीवियस क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज में भी डिफरेंस है। टेस्ट सीरीज हम जब लगा रहे हैं तो 3 घंटे बैठ के या 1 आवर बैठ के 50 के 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, एंड हमें पता चलेगा कि हम टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एक होता है मुझे आता है, एक होता है सही समय में भी आता है कि नहीं। करेक्ट। पेपर छोड़ के तो नहीं आ रहे हो।
3 आवर्स का टाइम होता है जी। और वो 3 आवर्स टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल बहुत होता है मुश्किल है। कि मतलब आप सोचते हो कि आप 2 आवर्स दे दो पेपर 2 को और 1 आवर दे दो पेपर 1 को। हमारा वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो उसमें भी जब मैंने अपने टाइम पर अगेन किया था तो मैंने पहले पेपर 2 को दिया, फिर लास्ट का 1 आवर पेपर 1 को। तो मुझे उस टाइम पे ये भी स्ट्रेस हो रहा था कि ये टाइम पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और फिर 1-2 क्वेश्चन में मैथ्स के लिटरली तुक्के ही लगाए तुक्के थे। लगाने पड़ते हैं। वही क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो इस पर आप क्या बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर? इसी के लिए मैंने कहा वंस इन अ वीक टेस्ट सीरीज जरूर दो। अच्छा। ये देना ही पड़ेगा, टाइमर लगा के, चाहे खुद से कर लो या फिर आप नव क्लासेस पे सैटरडे संडे टेस्ट होता है वो दे दो। दूसरी बात, आप जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तब आपको शुरू से शुरू हो जाना चाहिए। ये नहीं कि पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखो क्या है, उसमें भी तो 10 to 15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगर आपको आता है तो उसको टिक करते रहो, नहीं आता तो अपनी रफ शीट में मार्क कर दो क्वेश्चन नंबर, और फिर उसको लास्ट में दोबारा देखो। और डीआई जैसे मैथ्स या डीआई, इसमें देख लो, देखते समझ में आ जाता है इतना कि वो कैलकुलेटिव है या हो जाएगा। अगर आपको लगता है हो जाएगा, इजी है, तो कर लो साथ साथ, नहीं तो लास्ट के लिए यू कैन लीव। आप पेपर 1 एंड पेपर 2 किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा सजेशन यही है कि पेपर 1 ही पहले करना चाहिए। अच्छा, फिर पेपर 2। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि पेपर 1 में ना 50 क्वेश्चन होते हैं, अब पेपर 2 के 100 क्वेश्चन करने बैठोगे, अब वो खत्म ही नहीं होंगे, और जो स्कोरिंग चीज़ है पेपर 1 वो ही आपको आगे लेके जाती है। अच्छा। पेपर 1 इज स्कोरिंग, बिकॉज पेपर 2 सबने पढ़ा होता है, और पेपर 1 में ज़्यादा मार्क्स आने की वजह से आपका ओवरऑल रैंक ऊपर आ सकता है। राइट। तो 50 क्वेश्चन अब जल्दी हो जाएंगे ना, और थोड़े बहुत बचेंगे, उसको लास्ट के लिए जब छोड़ देंगे तो फिर पेपर 2 में भी आपका माइंड चलता है। अच्छा, बट आई थिंक मैथ्स और डीआई के लास्ट में ही करनी चाहिए लास्ट में, ज़्यादातर बच्चे उसको लास्ट में करते हैं, क्योंकि ना पहले घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो बहुत एंजाइटी होती है। तभी तो 15 डेज आपको मैथ्स में लगवाती हूँ मैं, सुबह रात। तो प्रैक्टिस करी होगी तो कैसे नहीं होगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो मैम लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। अब एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया हमारा, अब क्या करें ऐसे वाला? अब ऐसा है कि मैं 12 घंटे की मैराथन बनाती हूँ। अच्छा, ओके। उसमें ऑल 10 यूनिट्स कवर हो गई। अब वो 12 आवर की मैराथन आप एक बार में 12 आवर्स में देखो या 2-2 घंटे करके देखो, वहां से हो जाएंगे आपके सारे के सारे यूनिट्स के कंसेप्ट्स क्लियर। अच्छा, और उसमें मतलब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, आप मुझे कहोगे ना 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा कम कर दिया मैंने, लेकिन आधे घंटे में पेपर 1 बता दो क्या करना है, तो अभी मैं बता सकती हूँ कि इतना करके जाओ तब भी चल जाएगा। तो इसलिए हर एक यूनिट का ऑन एन एवरेज 1 आवर टू 1.5 आवर का जो वीडियो होता है उसके अंदर, पूरे 12 आवर्स की मैराथन के अंदर उतना इनफ है कंसेप्ट्स को एग्जाम से एकदम पहले करने के लिए भी। अच्छा, यस, तो यहाँ कंसेप्ट हो गए। फिर अगेन आपने बोला 10 दिन है, तो पूरा दिन रात मेहनत करो, एमसीक्यूज करो, प्रीवियस से क्वेश्चन करो। तो एमसीक्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन एनी केस, इसका तो डेली आप रूटीन बना ही लो करने का, ठीक है। चलिए, पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? पेपर 2 में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी किया होता है, और दूसरा आजकल एक नई चीज़ निकाली इन्होंने, 10 मार्क्स की तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ही आ जाते हैं। 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 आरसीज देनी पड़ती है। तो उसमें यह है कि आपका अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करी होती है, आपका बैकग्राउंड भी चाहिए होता है। मतलब अगर आप जैसे एग्जाम्पल के कॉमर्स या मैनेजमेंट के हो, तो आपके बेसिक वो वाले कंसेप्ट आपके इन आरसी को सॉल्व करने के लिए यूजफुल होते हैं। जरूरी नहीं है कि आरसी के अंदर उसके कंसेप्ट दिए हों, वो आपको अदर अपनी बेसिक नॉलेज भी लगानी होती है। अदर देन डैट आप अगेन अपना टाइम टेबल बनाओ कि आपका प्रैक्टिकल्स के लिए टाइम निकालो, प्रैक्टिस करो अगर आपके सब्जेक्ट में है तो। जैसे याद करने वाली चीज़ें उसके नोट्स बनाओ। नोट्स में पूरा थ्योरी भर भर के मत करो, क्योंकि उसके लिए ना वेस्ट होता है टाइम। अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से कंसेप्ट निकल आएंगे कि हाँ ये वाला कंसेप्ट अगर आपका ठीक नहीं है तो वो पढ़ लो। चाहे आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स पकड़ो, चाहे नेट पे ढूंढो, चाहे हमारे कोर्सेज से देखो, लेकिन बस यही स्ट्रैटेजी रहेगा। एमसीक्यूज अगर आप कर रहे हो तो उसमें से कुछ की टॉपिक्स होते हैं, तो उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, बिकॉज वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया बताया आपने कि आप बेसिकली सबसे पहले तो एमसीक्यू तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब एमसीक्यू के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, जितना मैं समझी हूँ। और साइड बाय साइड आप जब भी नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे नोट्स बनाइए कि की पॉइंटर्स लिखिए। मतलब सबको जी आप लिखे जा रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो याद भी नहीं रहेगा, और एंड टाइम पे आप उससे रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगेन वो इतना मोटा हो चुका होगा। राइट, चार्ट फॉर्म में भी आप बना सकते हैं।
चलिए, अभी आपने ना बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का आते हैं। अच्छा, जब मैंने क्वालिफाई किया था तब तब नहीं ऐसा था। कुछ नहीं था, जब आपने क्वालिफाई किया तब होगा भी तब भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। तो यूजीसी का नेट मतलब पैटर्न बदलते रहता बदल है, रहा है। तो इसको आप कैसे मतलब जस्टिफाई करेंगे या क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर, पैटर्न के ऊपर? तो पैटर्न रिसेंटली 1 ईयर या 2 ईयर का जो पैटर्न है ज़्यादातर वो फॉलो होता है, प्लस कोई अपडेशन होती है तो वो यूजीसी बता देता है अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसको भी देख लेना चाहिए। ठीक है, यस। और प्रीवियस से क्वेश्चन एटलीस्ट 5 ईयर के तो कर ही लेने चाहिए। राइट जी। क्या यूजीसी नेट एक टॉपर स्टूडेंट ही निकाल सकते हैं या एवरेज स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं? निकाल सकता है एवरेज स्टूडेंट भी, अगर वो कंसिस्टेंट है तो। ठीक है, मेहनत हर एक कोई करता है, लेकिन वो मेहनत कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क से अगर की जाए तो कोई भी निकाल सकता है। तो आपको क्या लगता है इसमें हार्ड वर्क काम करते हैं स्मार्ट वर्क? यूजीसी नेट स्मार्ट में वर्क। स्मार्ट वर्क काम करते हैं। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए, आए आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर स्टूडेंट हो, अगर आप वो स्ट्रैटेजी सीख गए ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की यूजीसी Yes. नेट को, तो फिर आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए मैम, यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स बार बार फेल होते हैं होते हैं। बिकॉज अब तो एग्जाम और दिन पर दिन टफ होते जा रहे हैं, 94% फेलियर रेट है। कंपटीशन भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहले इजी आते थे, पहले तो हैंड रिटन होते थे, फिर एमसीक्यू आए, फिर एमसीक्यू भी ऐसे होता था 4 जुड़वा बच्चे बिठा दिए, सब सिमिलर similar कि लग रहे हैं। आपको चूज करना है उसमें से कौन सा है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और एग्जाम में बैठे तो बहुत स्ट्रेस भी होता है। आप तो सोच के आते हो कि आप अपनी तरफ से सब बढ़िया करके आए हो, फिर जब आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, तब असलियत पता लगती है। तो वो डीमोटिवेशन को कैसे हम झेले, या मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले आपका मोटिवेशन आपके अंदर से आता है, यानी कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, देन यू हैव टू विजुअलाइज इट, जिसको हम कहते हैं ना कि हम विजुअलाइज करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं हम। मैं एक्चुअली खुद इसको मानती हूँ। अच्छा, यस। और मैंने आज तक जैसे एग्ज़ाम निकाला या जो भी चीज़ अपने लाइफ में हासिल की है, हमेशा मैं अपनी डायरी में ना लिखती हूँ अपने टारगेट्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टारगेट ज़रूर लिखो। अपना टारगेट लिखा कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके आगे बॉक्स बनाओ, चेक बॉक्स, और एट एंड ऑफ द डे उसको टिक करो। तो अगर आप उसको टिक करते हो तो आपको खुद को एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, तो उसकी वजह से आपको और मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन कम विद इन योर सेल्फ, कि आप खुद एक्चुअली उस एग्ज़ाम के लिए कितने अंदर से लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे ये बनना है। जिस दिन आपको लगेगा ना कि ये मेरी नीड है, मुझे निकालनी है, तभी आप उसको क्लियर कर पाओगे। जब आपको सोच रहे हो ना कि ठीक है इस चीज़ के साथ ये भी मैं कर लेता हूँ, तो फिर वो ढीला ढाला हिसाब ही रहता है, फिर ज़रूरी नहीं है कि आप निकाल पाओ। आप एग्ज़ाम को तभी निकाल सकते हो, या लाइफ में कोई भी चीज़ आप तभी अचीव कर सकते हो जब उसकी अर्जेंसी फील हो। करेक्ट, ये तो बात सच। या तो किसी और ने आपको परेशान वो बोल दिया हो कि ये तेरे बस की बात नहीं है, और लग गई हो और अब तो निकालना ही निकालना है। अच्छा, 2 तरीके के लोग होते हैं, कई होते हैं कि हाँ यार सही कह रहे हैं, मेरे बस की नहीं है, और कई होते हैं कि नहीं, कैसे बोल दिया ये इसने। कैसे बोल दिया मुझे। या तो आपके अंदर से वो अर्जेंसी आ जाओ कि मुझे प्रोफेसर बनना है, आई विल टीच। क्योंकि आप जब प्रोफेसर भी बनते हो ना, या कोई भी टीचर भी बनता है, प्रोफेसर बनता है, आपकी वजह से दूसरे लोगों की लाइफ इम्पार्ट होती है। करेक्ट। और अगर मुझे किसी और की लाइफ को इम्पार्ट करना है तो मुझे खुद के वो वाले टॉपिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ना। तो आप ये सोचो मुझे प्रोफेसर बनना है या मैं प्रोफेसर हूँ, एंड आई हैव टू क्लियर माय ओन कंसेप्ट्स, ताकि किसी और की लाइफ खराब ना हो। बहुत ही अच्छी बात बोली है मैम आपने, कि सबसे पहले तो आप विजुअलाइज करो आप एक प्रोफेसर हो, और आपने किसी और की लाइफ को बर्बाद नहीं करना, तो अच्छे से पढ़ाई करो। जब खुद को आता होगा तभी दूसरे का निकलवा सकते हैं। राइट। तो अगर कोई बार बार अटेम्प्ट्स दे के परेशान हो गया है, तो कितने अटेम्प्ट्स देना उसके लिए वाइबल है? वैसे एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक यूजीसी नेट की आपको सर्टिफिकेट मिल गया, अब ये क्या लाइफ टाइम वैलिड है? एक दूसरा ये क्वेश्चन हो गया। नेट जो है वो लाइफ टाइम वैलिड है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ओके। लेकिन नेट या पीएचडी हो गया है आपका, तो इसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ओनली 1 ईयर के लिए वैलिड है। उसके अंदर अगर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। और अगर आपका जेआरएफ हुआ है, देन जेआरएफ फॉर पीएचडी एडमिशन 3 इयर्स के लिए वैलिड है। अच्छा, 3 इयर्स के लिए। आई थिंक पहले 2 इयर्स था, अब 3 हो गया। वो हमारे जमाने की बातें हैं। हाँ, हमारे जमाने की। चलिए मैम, आपके हिसाब से कितने अटेम्प्ट्स देने चाहिए, मतलब एक स्टूडेंट को, उसको आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसकी अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। नेट वैसे भी आप लाइफ टाइम कभी भी दे सकते हो। जेआरएफ की एज लिमिट है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और बॉय हो,
और EWS कैटेगरी के बॉय तो उनके लिए 30 ईयर्स की एज है सिर्फ। ओके। उसके अंदर अंदर ही JRF हो सकता है, अदरवाइज आप नेट जब मर्जी निकालिए। एंड जो फीमेल है सभी कैटेगरी, ऑल कैटेगरी फीमेल एंड अदर कैटेगरीज के बॉयज़ एंड फीमेल, उनके लिए 35 ईयर्स की एज है। 35 ईयर्स तक कर सकते हो, JRF निकाल सकते हो। राइट। सो कितने अटैम्प्ट देने चाहिए, इसका क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, जैसे मेरा हुआ और काफ़ी सारे बच्चों का हुआ है, और किसी का सेकंड, थर्ड और फिफ्थ अटैम्प्ट या 8th अटैम्प्ट तक भी मैंने देखा है बच्चों का एग्ज़ाम तब जाके क्लियर होता है। लेकिन ये क्लियर तभी होना है जब आपने एक्चुअली एफर्ट्स लगाए हों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स में ही कमी रह जाती है। हमें MCQs प्रैक्टिस करनी है अगर कंसेप्ट कवर कर लिया तो, क्योंकि कंसेप्ट कवर करना इनफ नहीं है। कंसेप्ट जब क्लियर कवर करा है, क्वेश्चन के ट्विस्टेड क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है, या घुमा के क्वेश्चन ने पूछा कुछ और होता है और हम कुछ और आंसर देकर आ जाते हैं। तो उसकी जब स्ट्रेटेजी बनती है ना, प्रैक्टिस करके बनती है। जैसे कि हमें ऑड वन आउट करना है, ये हम जब आपको 10 बजे वाली क्लास अटेंड करते हैं तो आपको मेरे साथ सीखने को मिलेगा कि अरे इसको ऐसे करना चाहिए था। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता ना, इवन देन यू कैन गिव आंसर विद दीज स्ट्रेटेजीज। राइट। बहुत ही बढ़िया मैम। अब जैसे आजकल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आ गए हैं, तो उसमें आंसर की क्या, मार्किंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि अगर आपने एग्जाम उस क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया है तो वो ग्रे दिखाई देगा। अच्छा, ठीक है। जब आप आंसर करके आगे बढ़ते हो तो वो ग्रीन हो जाएगा। और एक और होता है मार्क एंड रिव्यू के लिए उसको भेज देना, तो उसके अंदर पर्पल प्लस ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन एंड पर्पल प्लस ग्रीन जो है, सिर्फ यही आपके आगे जाएंगे, मार्क्स जुड़ेंगे इसके, अगर ये ठीक हुआ तो। अदरवाइज अगर आपने जस्ट ऐसे स्किप कर दिया या फिर मार्क फॉर रिव्यू ही ओनली कर दिया है, देन उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करें। अच्छा, यस, सो दैट उसके मार्क्स आगे जाके जुड़े। और लास्ट में ना सारे चेक कर लो कि कोई भी आंसर अगर आपने नहीं किया है ना, तो एटलीस्ट कुछ भी तुक्के मार के टिक करके आओ, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई तो तुक्का फिट होगा। सही कह रहे हो। कहीं ना कहीं, तो इसलिए कोई ना कोई आंसर मार्क करके जरूर आओ नेट एंड सेट एग्जाम्स में। एक तो सेव ज़रूर करो सेव अपने करना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, और कोई भी आप मतलब अटेम्प्ट करके आना है, दैट इज साइड में पैलेट दिखाई देता है, उसमें सारे ग्रीन या पर्पल एंड ग्रीन होने चाहिए। राइट। जब प्रिपरेशन का मन ना करे तो मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करें? तो ये बेसिकली मैं एक सक्सेस मंत्रा जानना चाह रही हूँ आपसे, मोटिवेटेड रहने का। एक तो आप दूसरों की सक्सेस स्टोरी भी देख सकते हैं। अच्छा। यस, नव क्लासेस पे सक्सेस स्टोरी की प्लेलिस्ट है। ओके। तो आप वो भी देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि अगले बंदे ने कितनी मेहनत करी है। फिर मैं क्यों नहीं, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है। और अगेन अपने गोल को ध्यान रखें कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो। जैसे हमने बताया, एज लिमिट भी होती है, अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी बार में दो, लेकिन हमें अपनी लाइफ कब सेट करनी है। अगर आप ऐसे ही एग्ज़ाम ही देते रहोगे या फिर आप डीमोटिवेटेड होकर बैठ जाओगे, बिकॉज कोई भी पर्सन ना वो ये नहीं देखेगा आपके साथ क्यों, क्या प्रॉब्लम आई थी, आपके बैकग्राउंड में क्या हुआ था। अगर अभी एक दो महीने या 1-2 साल तक ठीक है, आपकी वो प्रॉब्लम्स को, ठीक है आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी इसलिए आपने नहीं निकाला, बट बाद में हर कोई पर्सन ये देखेगा आप स्टैंड कहाँ करते हो। सो यू हैव टू बी क्लियर कि आप अपनी लाइफ में किस एज तक अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं, मेरे ना माइंड में हमेशा था कि मेरे को 30 एज से पहले पहले अपना खुद का फाइनेंशियली सिक्योर होना है। और फाइनेंशियली सिक्योर होना मतलब सब खुद इंडिपेंडेंट होना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। मुझे किसी चीज़ के लिए किसी से पूछना ना पड़े या फिर किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। एंड एक छोटा सा गोल था कि काश मेरा खुद का घर हो, लेकिन मैंने 27 ईयर की एज में इतनी मेहनत करके अपना खुद का घर परचेज किया एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी। एक गर्ल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल सोचती है ठीक है किसी कुछ भी हम डिपेंडेंट रह लेंगे, लेकिन आज के में किसी का नहीं गुजरेगा अगर आप किसी पे डिपेंड हो। तो आपकी घर पे या कहीं पे भी वैल्यू तब बनती है इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू गेट मोटिवेशन फ्रॉम दैट गोल कि मुझे ये इस एज तक अचीव करना है। ये भी मैं टारगेट में लिखती थी। अच्छा। यस, मैंने अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेली के टारगेट बनाने हैं, मुझे आज ये कवर करना है। और मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स को भी हमेशा देखती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे इतनी एज से पहले अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ये तब बनेगा जब आप जॉब करोगे, अपना कोई वर्क करोगे, एटलीस्ट यू विल डू समथिंग। तो यहाँ से मोटिवेशन आएगा।
ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप मतलब नेट क्वालिफाई करने के बाद आपने अपना खुद का घर भी बना लिया। तो जो लोग सोचते हैं कि नेट के बाद भी क्या हो जाएगा, तो ये एक मोटिवेशन ही लेनी चाहिए हमें आपसे। चलिए, ये तो हमने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में सारी बात की। अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट और पीएचडी के बारे में, ठीक है? तो नेट होने के बाद क्या पीएचडी करना ज़रूरी है? इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखो, अभी इमीडिएटली अगर आप पीएचडी नहीं भी करते हैं तो एंट्री लेवल के प्रोफेसर आप बन सकते हैं, ओके। ठीक है। लेकिन अगर आप आगे जाके परमानेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पीएचडी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। पीएचडी आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप रेगुलरली कर लें अभी, या फिर आप पार्ट टाइम करें। पार्ट टाइम वाले में भी या सेल्फ फाइनेंस में भी आपको कोर्स वर्क रेगुलर करना होता है, और फिर आप वंस इन अ वीक या आप जैसे आपके मेंटर कहते हैं उस हिसाब से आप अपना कवर कर सकते हैं, आगे जाके चाहिए। चलिए, तो पीएचडी का बेसिक पर्पस प्रमोशंस के लिए हेल्प करता है। यस। अभी आपके पास सिर्फ यूजीसी नेट भी है तो भी आप एंट्री लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यस। राइट मैम। तो क्या बिना यूजीसी नेट के पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है? यस, नेट का एग्ज़ाम अब देना पड़ेगा फॉर पीएचडी ओनली। ये एंट्रेंस के लिए, क्राइटेरिया के लिए आजकल काम कर रहा है। ओके। एंड अदर देन डैट, अगर ये भी नहीं दिया है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। वो तो भी अभी चल रहे हैं? यस, वो भी चल रहे हैं अभी। पहले था कि नहीं होगा शायद, अच्छा। लेकिन देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ हु आर कंडक्टिंग देयर ओन एग्जाम्स, तो आप उन एग्जाम्स को भी दे सकते हो। अल्टीमेटली उसके लिए भी यही पढ़ना है, यूजीसी नेट जेआरएफ का ही पेपर 1 और रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स ही आएगा। करेक्ट। नेट क्वालिफाई कर लो तो बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा। अदरवाइज पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। क्या जेआरएफ मिलने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं या कोई सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी होती है जो करवाती है? फेलोशिप? हाँ जी। यस, तो यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IITIM, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलता ही है। लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे यूजीसी फेलोशिप नहीं देती। अच्छा, ओके। हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा है। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रही, लेकिन उनकी ब्रांच दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है और मुंबई में भी है। लेकिन मुंबई वाली ब्रांच में उनके फेलोशिप नहीं मिलता है, नोएडा वाली में मिलता है। इसका क्या रीज़न होगा? मतलब अब उसका रीज़न तो मैं नहीं बता सकती, नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा होता है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको फेलोशिप नहीं देती क्योंकि यूजीसी की तरफ से उनको सैंक्शन नहीं है। सैंक्शन नहीं है। यस। तो एक बार अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लो तो चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, चेक करना पड़ेगा। राइट। क्या यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स मतलब अपार्ट फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर कोई रिसर्च जॉब्स भी मिल सकती है जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद? अच्छा। हाँ, अगर आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं या पीएचडी किया है या फिर जेआरएफ भी क्वालिफाई किया, लेकिन आपका रिसर्च में कमांड होनी चाहिए, फिर रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हो, तो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी रिसर्च का काम आजकल बहुत ज़्यादा है। मेरे खुद के कुछ हैं जानने वाले, वो अभी रिसर्च में वर्क कर रहे हैं और उनकी सैलरी भी अच्छी खासी है। अच्छा। यस, आप एग्जांपल ले लीजिए, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, इनको भी अपने वर्क के लिए रिसर्च करना पड़ेगा ना, ये प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा, मार्केटिंग रिसर्च होता है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी HR की, मैनेजमेंट की रिसर्च जॉब्स भी होती हैं, और वहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट्स अभी वर्क भी कर रहे हैं। अच्छा। यस। तो सिर्फ यही नहीं है कि नेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हो, आप रिसर्च बेस्ड जॉब भी कर सकते हो उसमें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है मैम। क्या ओनली पीएचडी होल्डर्स की डिमांड है या नेट क्वालिफाइड लोग भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं? आप क्या कहेंगे इसमें? नेट क्वालिफाइड लोग एकेडमिक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर प्रोफेसर बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। अगर आप बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पा रहे तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो इनके अलाइड कॉलेजेस होते हैं उनमें भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और धीरे धीरे अपनी कमांड पीछे रिसर्च पेपर्स लिखो, बैकएंड पे अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। यू कैन नॉट से कि हमारी लर्निंग एंड हो जाएगी। आप एग्जांपल लीजिए, मैं खुद अच्छा खासा अर्न करने लग गई, उसके बाद मैंने 7 इयर्स के गैप के बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है। क्योंकि आई नीड टू वर्क ऑन माई नॉलेज। अगर मैं अपना अपग्रेड करूँगी तो ये मेरे आगे फ्यूचर में पढ़ाने में या कहीं पे भी काम आएगा, इसलिए साथ साथ आपको रिसर्च पेपर्स भी लिखने चाहिए। यस, या पीएचडी धीरे धीरे करते रहो, तो ये आपका हेल्पफुल होगा आपको आगे परमानेंट बनाने में या प्रमोशंस करने में। ठीक है मैम। तो आपने रिसर्च पेपर्स लिखने की बात की, तो रिसर्च पेपर्स लिखते हैं तो उसको पब्लिश भी करवाने होते हैं, तो पब्लिकेशंस के ऊपर बताइए कि कहाँ पब्लिश करवाना सही रहता है, और आजकल ये जो स्कोपस इंडेक्स की डिमांड बहुत बड़ी हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
सी नव क्लासेस में मैं रिसर्च पेपर लिखना भी सिखाती हूँ। मेरा एक बाकायदा अच्छा। रिसर्च मेंटरशिप कोर्स है जिसके अंदर मैंने खुद के भी एक्चुअली इंटरनेशनल पब्लिकेशंस करे हुए हैं। मेरे 2 रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी इंटरनेशनली पब्लिश्ड है, अब आगे और वर्क चल रहा है ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली टाइटल डिसाइड करने से लेकर आपको साथ साथ बताती हूँ कि इसको ऐसे ऐसे करना है, और एट द एंड आपका पेपर रेडी हो जाता है जो कि आप आगे पब्लिश करने के लिए भेज सकते हैं। एंड आपने बोला यूजीसी केयर लिस्ट के कुछ जर्नल्स हैं, वहाँ पे हम कर सकते हैं। वेब ऑफ साइंस जर्नल की लिस्ट आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। उसके अंदर आपके SSCI जर्नल्स हैं, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, एंड SCI जर्नल्स हैं, स्कोपस जर्नल्स होते हैं। तो इन सब में आपको पब्लिश कराना चाहिए। ठीक है मैम, बट ये जो जर्नल्स है इतनी आसानी से आपके पेपर्स नहीं को लेते। एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और आजकल क्या चला हुआ है कि लोग पैसे देके पब्लिश करा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, पैसे देकर ये जो इंडेक्स जर्नल है यहाँ पे होता ही नहीं है। वो एक अलग कंसेप्ट है, ओपन एक्सेस एंड सब्सक्रिप्शन बेस। ओके। और एक्चुअली दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। ओपन इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हमें उसकी APC फीस होती है, तो वो देनी होती है। और जो हम सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर रिसर्चर को पेमेंट नहीं देनी, जो रिसर्च पेपर आपका पढ़ेगा उसको पेमेंट देनी होती है। तो आप दोनों में अगर पब्लिश करा रहे हो ना, तो क्राइटेरिया सेम है, आपका तब भी पब्लिश नहीं होगा अगर रिसर्च पेपर उस लेवल का नहीं है तो। अच्छा। जो ये पैसे देके पब्लिश कर रहे हैं ना, वो प्रीडेटरी जर्नल्स हैं, ओके। पीयर रिव्यूड प्रीडेटरी, जो छोटे मोटे पैसे देके मतलब 2000 3000 में कहते हैं, इतने आसपास पब्लिश कर देंगे, क्योंकि उनकी एक्चुअली वैल्यू नहीं होती। बट कई लोग मैंने देखा है कि सिंस आई एम इन एकेडमिक्स, हाँ। तभी मैं बोल रही हूँ, 3-4 लोग मिले आपस में, हाँ, 30,000 collaboration। दिए, कोलैब अच्छा। किया, 30,000 दिए और वो पेपर ओपन पब्लिश करा एक्सेस दिया। फीस होती है। अच्छा। वो सही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके। लेकिन उसमें भी आपका एक्सेप्ट ही तब होगा जब पेपर उस लेवल का है तो। ओके। ठीक है, एमराल्ड, वाइले, ये जितने भी हैं आपके, एल्जेवियर, ये होते हैं आपके ओपन एक्सेस की फीस। ओके। और एक्चुअली वो आपने बोला 30,000 के आसपास, वो जो फीस है वो है ही इतनी ज़्यादा। $2,000 $3,000 उनकी वो फीस होती है। अच्छा। लेकिन आप वही बिना फीस के आप देखो पहले कि वो जर्नल हाइब्रिड जर्नल है या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल अफोर्ड करता है। तो ओके। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? सब्सक्रिप्शन मॉडल हाइब्रिड का मतलब है कि वो ओपन एक्सेस भी प्रोवाइड करता है और सब्सक्रिप्शन भी। ओके। जो सब्सक्रिप्शन वाला है उसमें आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा। यस। और वही सेम लेवल का भी आप बिना किसी फीस के भी अपना पब्लिश करवा सकते हो। यस। तो क्या ऐसा डिफरेंट मांगते हैं इसको? डिफरेंस यही, उसमें डिफरेंस एकेडमी की तरफ से यही है कि इंस्टेंटली वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है, इसलिए वो ओपन एक्सेस में करवा रहे हैं। अच्छा। यस। और बाकी जैसे वो एक्सेप्ट होता है जर्नल में तो वो जल्दी जल्दी आ जाता है। और अदरवाइज जो ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, इसको ट्रेडिशनल वे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन वाला। सब्सक्रिप्शन का नाम है लेकिन ये फ्री होता है। फ्री होता है, वही मैं सोच रही थी। एक्चुअली उल्टा है सब, गोलमाल है सब। रिसर्च का हाइपोथेसिस क्या होता है? इज देयर एनी चांस टू फॉल्सिफाई द नल हाइपोथेसिस? तो हम रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर। तो सब्सक्रिप्शन वाला जर्नल एक्चुअली फ्री होता है। तो हाँ, वहाँ पे आप पब्लिश पैसे देने वाला जर्नल है ओपन एक्सेस। अच्छा, ओपन एक्सेस। हाइब्रिड में दोनों ऑप्शन है। हाइब्रिड मींस दोनों, ओपन भी है और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है। तो आप ऐसा ढूंढो जिसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल हो और हाइब्रिड हो, तो उसमें आप सबमिट करोगे। तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि थोड़ा डिले होगा, बट उसके पॉइंट्स आपके तब भी जुड़ेंगे अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो। फिर जब 2-3 महीने में वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो आप उसको पूरा यूज़ कर सकते हो। और पॉइंट्स आपके अगर एक्सेप्टेंस का ईमेल आ गया ना, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है मैम, ये तो बहुत ही नई है चीज़ें मेरे लिए भी। चलिए, क्या किसी नॉन नेट कैंडिडेट या नॉन PhD कैंडिडेट का फ्यूचर है एकेडमिक्स में? एकेडमिक्स में देखो, नेट तो चाहिए, या कम से कम एटलीस्ट सेट चाहिए। ठीक है। यस। अभी नया निकाला इन्होंने कि अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल है तो वो बिना नेट के पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ भी बन सकता है प्रोफेसर, एंड किसी किसी चीज़ में PhD के साथ भी बन सकता है बिना नेट के। फॉर एग्जांपल योगा, स्पोर्ट्स कैटेगरी इन्होंने निकाली है। और ऐसा पर्सन जो कि वैसे प्रोफेशनली कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स लाइक इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जैसे CA CS। यस। ओके। CM में भी हो गया। कितना एक्सपीरियंस चाहिए मैम उनके लिए? 15 ईयर्स? हाँ, 1 to 2 years के आसपास भी चल जाता है। अपने फील्ड में अगर वो कोई वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए इन्होंने अपने आप निकाला है।
विदाउट नेट। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एक्सपीरियंस, शायद मैंने कहीं 10 to 15 ईयर्स पढ़ा है, मुझे अभी वो चीज है, हाँ। वो वाइस चांसलर की कैटेगरी आई है। अच्छा, ओके ओके ओके। यस, वाइस चांसलर अगर किसी यूनिवर्सिटी के बनना है, तो अगर आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपने अपनी लाइफ में कुछ करा हुआ है, देन आप वाइस चांसलर तक बन सकते हैं। वाओ, तो इसको हम बोलेंगे प्रोफेसर इन प्रैक्टिस। प्रोफेसर एज अ प्रैक्टिस अलग चीज है। अच्छा, वो okay. एक डिफरेंट कैटेगरी है। अच्छा, वो क्या हुआ? प्रोफेसर एज अ प्रैक्टिस ही हो गया, जैसे हम लोग इंडस्ट्री से आते हैं, ठीक है, तो हम किसी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको सिर्फ 1 or 2 ईयर का। अच्छा, तो फॉर अ प्रैक्टिस आप एक तरीके से प्रोफेसर हो। इससे स्टूडेंट्स को आपकी इंडस्ट्री नॉलेज सीखने का मौका मिलेगा और आपको भी एकेडमिक्स एक्सप्लोर करने का। चलिए, बहुत ही बढ़िया मैम। मैम, क्या फॉरेन पीएचडी होल्डर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है या इंडियन वालों को भी उतनी ही प्रेफरेंस है? देखो, उनके लिए अलग परसेंटेज है। ओके। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है लाइक डीम यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, उसमें उन्होंने बोला है कि फॉरेन प्रोफेसर्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनके एग्जिस्टिंग प्रोफेसर जो इंडियन है उनके 30% के जितना वेटेज मिलेगा, मतलब 30% सीट्स। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 प्रोफेसर्स हैं अभी राइट नाउ सारे मिलाकर, तो 30 प्रोफेसर्स फॉरेन से आ सकते हैं। अच्छा, ओके। यस, तो वो उनका एक अलग सीट है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। चलो, ऑडियंस को तो सब बताना है ना हमने। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल बताना है। जी मैम। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा और कोई करियर ऑप्शन है? यस, इंडस्ट्री में करियर ऑप्शन है। एज रिसर्चर आप काम एज अ रिसर्चर भी, एचआर डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में आजकल इंग्लिश या हिंदी के भी सीट्स ये निकाल रहे हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप सर्च करो, नवरत्न जो कंपनीज हैं, जिस टाइम पे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के फॉर्म्स निकलते हैं, अराउंड अबाउट उसी टाइम पे इनके फॉर्म भी भरने होते हैं। अब इस बार मेरा यहाँ से नेट क्लियर हुआ, वहाँ से उनका एज अ एंट्रेंस जैसे होता है उसकी जगह नेट वो कंसिडर कर लेते हैं। अब सीधा आपका इंटरव्यू होना है और फिर आप वहाँ पे पोस्ट हो जाते हैं। चलिए मैम, ठीक है। एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में क्या डिफरेंस होता है और उनकी सैलरी में क्या डिफरेंस होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर एक एंट्री लेवल है, जिसमें इसमें भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी 2 टाइप के हैं। जैसे कि आप एडहॉक पे या टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बने हैं, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट हो गए हैं। और इसका एक, वैसे मैंने अपनी यूट्यूब पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, और बाइफर्गेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं एक स्लाइड शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है, वो हम अपने लिंक में भी डाल देंगे। हाँ जी, ठीक है। तो उसके अलावा जो सैलरी है एंट्री लेवल पे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को 57,000 मिलती है। ओके। यस, अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो वो तो नेगोशिएट करते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो ये यूजीसी के नॉर्म फॉलो करते ही हैं। साथ में अलाउंसेस वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी 90,000 के आसपास भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी चल जाती है। मेरे खुद की फ्रेंड्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट हो गए हैं, तो उनको 1,20,000 के आसपास भी मिल रही है। यस, एंड धीरे फिर आगे एसोसिएट प्रोफेसर आते हैं। अब एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपको कुछ पीएचडी स्कॉलर्स को भी गाइड करना होता है, और अगर आपके अंदर 1 या 2 पीएचडी स्कॉलर पीएचडी कर चुके हैं तो आप परमानेंट एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं। फिर वहाँ पे सैलरी और इंक्रीज़ हो जाती है, 2 लाख के आसपास आप कह सकते हैं। फिर प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के गाइड करने हैं, प्लस आपको रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये ना, जैसे अगर आप कहते हो रिसर्च लिखने में अभी आपको हिचकिचाहट होती है, कैसे करेंगे, यही आपकी लाइफ है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो अपना एकेडमिया के साथ साथ आपका टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस रिसर्च एक्सपीरियंस आपको आगे आगे लेके जाएगा। जितना ज़्यादा अच्छा है उतना आप जल्दी आगे पोस्ट पे जा पाते हैं। राइट, तो पब्लिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एकेडमिक्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपने बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर को 1,20,000 मिल रही है और एसोसिएट को अराउंड 2 लाख मिल रही है, बट रियलिटी ये मैं बता रही हूँ कि कहीं ऐसे कॉलेजेस है या कहीं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट वो बहुत कम पैसा दे रही है। और ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, मतलब मुझे शायद बोलना भी नहीं चाहिए कि, बट कई कॉलेजेस ऐसे करते हैं, ऑन पेपर्स आपको कुछ दिखा रहे हैं, अच्छा, और एक्चुअल में आपको सैलरी कुछ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आई थिंक ये प्राइवेट में होता है कि गवर्नमेंट में भी आपने देखा? गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं देखा, प्राइवेट में मैंने देखा है कि ये ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? इतनी मेहनत करो, आपने प्राइवेट में एक्सपीरियंस ले लिया, उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके आप
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कोशिश करो अपना अपग्रेड करने के लिए। आप स्टार्टिंग कहीं से भी करो, लेकिन जैसे 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है और एक्चुअली आपका वो एक्सपीरियंस आपकी खुद की नॉलेज की वजह से है, तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाओ। बट मैम गवर्नमेंट में जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। यस, बट आप ये देखिए कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अब न्यू बन रही हैं, ठीक है। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कॉलेजेस हैं। आप UGC.gov.in पे इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्च कीजिए, उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ का नाम होता है। हमें कभी कभी पता नहीं होता ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट भी करती है। मैं NSUT से PhD करी हूँ, लेकिन मुझे इससे पहले खुद ही नहीं पता था कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में है भी। अच्छा, यस, तो आप एक्चुअली चेक करोगे आपकी स्टेट में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप अप्रोच कर सकते हो। पहले आप अपना करियर बना लो, फिर आगे आगे कर जाइए। एक्चुअली सारी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस नहीं कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे करते हैं जो बहुत छोटे लेवल, एंट्री लेवल पे काम करते हैं। मतलब लोग वहाँ पर वो नॉन नेट भी रख लेते हैं, तो इसीलिए UGC इन सबको देख भी रहा है। अभी 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को PhD करने से डिसबैंड भी कर दिया गया है। ओके, यस, सो अब वहाँ पे जो PhD है वो अलाउड ही नहीं है अगले 5 सालों के लिए, और जिन्होंने कर रखी है उनकी बैंड बज गई। चलिए मैम, ठीक है। तो एक फ्रेशर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्राइवेट में भी बता दीजिए और गवर्नमेंट में भी बता दीजिए, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या रहनी चाहिए? देखो, प्राइवेट में तो पूरा नेगोशिएशन चलता है, तो वो आपको बहुत ऐसे होंगे तो 15,000 20,000 में भी देंगे ओनली, और इसमें आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आने जाने का खर्चा भी आपका निकल रहा है कि नहीं। एंड कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो दे रही हैं आपको 30-40 के आसपास दे देती हैं, और UGC के नॉर्म्स को भी फुलफिल करती हैं, जो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो आप अदरवाइज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जितनी भी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, इसमें UGC नॉर्म को वो एक्सेप्ट करते हैं। 57,000 प्लस मिलते हैं। राइट। तो मैम क्या एडहॉक का एक्सपीरियंस काउंट होता है या गेस्ट फैकल्टीज़ का एक्सपीरियंस काउंट होता है? गेस्ट फैकल्टीज़ का नहीं होता, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जैसे कि आपको आवर्स बेसिस इतने आवर्स पढ़ाना है और उसकी आपको सैलरीज मिलेगी, तो इसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। ओके। बट एडहॉक का काउंट होता है, या आपका अगर 6 मंथ या 1 ईयर का ऐसा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो आपका काउंट होता है। राइट, तो एडहॉक का बेसिकली काउंट हो सकता है, बट गेस्ट फैकल्टी का नहीं होता। चलिए मैम, जैसे अब एकेडमिक्स को उतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता जितना पहले देखते थे। मतलब अब तो स्टूडेंट्स भी ऐसे हो गए कि वो टीचरों को कुछ समझते नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली बता रही हूँ, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखो, ये तो अब टीचर पे भी डिपेंड करता है। अब कोई ऐसा टीचर होगा जिसको खुद को नॉलेज कम है, तो बच्चे पीछे से कुछ और ही बना रहे होंगे अपनी नोटबुक में, पढ़ तो नहीं रहे होंगे। तो इसलिए आपको अपनी नॉलेज को अच्छा बनाना है, क्योंकि आप इस लाइन में तभी आओ अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो स्टूडेंट्स विल बी एक्टिव एंड दे विल रिस्पेक्ट यू श्योरली। बट मैम देखो, फ़र्क तो आया है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हमारे टीचर्स होते थे, हम तो मैम ने बोल दिया, ओ माय गॉड, ऐसे हो जाता था कि मैम तो भगवान है। पर आजकल के बच्चे वो चीज़ मतलब बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। चलो पढ़ाना, आई अंडरस्टैंड कि बोथ वेज होता है, बट समवेयर वो चीज़ रिड्यूस हुई है कि ये मे बी सोशल मीडिया की वजह से, जनरेशन गैप की वजह से हो रहा है। अब वो अगर आपको एज अ स्टूडेंट समझना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में आगे जाकर। राइट। चलिए मैम, क्या एकेडमिक्स में एक बार जॉब मिलने के बाद जॉब सिक्योरिटी होती है या फैकल्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स अनसर्टेन होते हैं? इस पर आप क्या बोलेंगे? एडहॉक जॉब जो है वो अनसर्टेन होती है। हर 6 महीने में आपके सर पे तलवार लटक रही होती है, दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा, और उसमें भी हमारा सिलेक्शन सेम यूनिवर्सिटी में भी एटलीस्ट आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये अगर जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इनमें तो परमानेंट की सीट्स बहुत ईयर्स बाद आती है। जैसे DU में अभी 8-10 साल बाद आई थी सीट्स परमानेंट की। लेकिन एक बार आप एकेडमिक में घुस जाओ तो आपको भी कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, और सीखना पड़ेगा, एक दूसरे एक्टिव रहना पड़ेगा कि कहाँ पे सीट आई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वॉक इन इंटरव्यू आज भी करवाती हैं, आप वहाँ पे जाइए। कॉलेजेस में वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि एक्सेल शीट बना लो, आपको जो भी इंटरेस्ट एरिया के कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी वेबसाइट का लिंक रख लो। अब कभी भी हफ्ते में एक बार या 15 डेज़ में एक बार उन लिंक्स को क्लिक करो और देख लो कोई वॉकिंग इंटरव्यू वगैरह किसी चीज़ की वैकेंसी आई हुई है। क्या पता आपका एक अच्छा लकी, जिसको कह सकते हैं, लग जाए और आपका परमानेंट ही हो जाए वो चीज़।
नाउ आपने एक और चीज़ है, कुछ स्टेट्स अपना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है, लाइक हरियाणा, राजस्थान, आजकल जेके का निकला है, जम्मू कश्मीर का भी। सो इन स्टेट्स का अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देते हैं तो इसके बाद आपका डायरेक्ट परमानेंट जॉब है। तो आप ये भी साथ साथ देखिए कौन से निकले हैं। और कि कुछ स्टेट्स भी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर, यस, नेट चाहिए, लेकिन उसके लिए भी नेट चाहिए। नेट तो मुझे लगता है चाहिए, खुदा है इस टाइम पर एकेडमिक्स आने के लिए। चलिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या बोलेंगे, जो अभी 2020 की आई थिंक अब कोई रिवाइज्ड आई है कि नहीं, या वही उसी चीज़ में छोटा मोटा अपडेट हो जाता है बस। सो एनईपी के अंदर इम्पोर्टेंस दी है रिसर्च को अगेन। सो रिसर्च के लिए मीरू यूनिवर्सिटीज़ में सेटअप करने का है, देखते हैं कितनी जल्दी सेटअप होती है। तो ये स्पेसिफिकली रिसर्च के लिए होगी, एंड इसी वजह से एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ का भी रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। तो रिसर्च के सेपरेट सेल बनाने की बात करी गई है कि जो कैंडिडेट है, ये होता है इंडिया में पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा है बट क्वालिटी पब्लिकेशन की कमी है। हम पब्लिकेशन में टॉप में आते हैं, टॉप फर्स्ट या सेकंड में हमारी रैंक है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वो क्वालिटी की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। तो एनईपी में इसी बात के ऊपर स्ट्रेस किया गया है कि आपको क्वालिटी पब्लिकेशन करनी है, ये नहीं बस रिसर्च में पब्लिश करानी है नाम के लिए, उसके अंदर एक्चुअली आउटपुट निकल के आना चाहिए। अभी रिसेंटली जैसे कि एआई की हम भागदौड़ देख रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने प्रॉपर दे दिया IITs IIMs को कि भाई अगले 10 मंथ के अंदर अंदर आपको इतना बजट दे दिया है, आप खुद का AI डाटाबेस वगैरह सब कुछ क्रिएट करो, बनाओ, प्लेटफॉर्म बनाओ। तो इसका मतलब हर कोई इस वक्त रिसर्च की बात कर रहा है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली NEP 2020 में ट्रांसलेशन टेक्स्ट की बात की गई है कि इंडियन जो ट्रेडिशनल है लैंग्वेजेस जैसे प्राकृत, पाली, ऐसे ही एक लैंग्वेज और है, तो इन सभी लैंग्वेजेस के ऊपर टेक्स्ट होंगे। और जो जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी होगी, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनको भी बोला गया कि इंडियन नॉलेज के ऊपर और वर्क किया जाए, क्योंकि हमारी इंडियन नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इसी को लेकर वर्ल्ड लेवल पे कितने काम हुए और वहाँ पर रजिस्टर हो गए हैं। हम लोगों को अपने टेक्स्ट की ज़रूरत है इसको स्टडी करने की। तो ये रिसर्च के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी NEP। हाँ मैम, आपको तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन, जो लोग एकेडमिक्स में आना चाहते हैं उनके लिए क्या रियलिटी चेक होगा, मतलब बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन से मतलब। अच्छा, देखो रियलिटी चेक ऐसा है, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और काफ़ी जगह पे आपको ऐसा भी लगेगा कि यार यहाँ तो हमारा कुछ होने ही नहीं वाला है। तो इसके लिए देखो, अगर बाई चांस, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड आपका पता है कि सेटिंग वेटिंग होती है क्या, ये सब लोगों के दिमाग में चलता है, होती भी होगी कुछ परसेंटेज है भी, हर चीज़ जहाँ पे अच्छी चीज़ है वहाँ बुरी भी चीज़ भी है। बट मेरा कहना है कि अगर आप किसी भी चीज लाइन में आगे जा रहे हो, सो इफ़ यू हैव द नॉलेज, एंड जैसे अभी आप कह रहे हो आपको तो बहुत नॉलेज है, मतलब बंदा ऐसा होना चाहिए, सामने वाला बंदा कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आपके पास जवाब हो। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो अपना जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, एटलीस्ट उसके तो हर एक फंडे क्लियर होना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा होता है, स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बाहर खड़े हैं, कह रहे मैम आपने ये कंसेप्ट कराया था ना, जल्दी जल्दी बता दो। भाई इसका मतलब मैं चलती फिरती किताब हूँ क्या कि मैं जल्दी जल्दी तुम्हें सीक्वेंस बता दूँ, ये कर दूँ। तो खुद को आता होगा तब तो स्टूडेंट को भरोसा है मेरे ऊपर इतना कि एट अ टाइम गूगल भी काम नहीं आने वाला। भाई गूगल, वो अगर फ़ोन कर रहा है इसका मतलब उसके पास इंटरनेट है, पर गूगल को छोड़ के वो मेरे पास बता रहा है, पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स तक इतना भरोसा करते हैं। तो रियलिटी चेक यही है कि अगर आप खुद एक चीज़ में नॉलेजेबल हो, देन आपको कोई बीट नहीं कर सकता। वहाँ जितना मर्जी एफर्ट्स हो, जितने मर्जी कुछ हो, क्योंकि आज के डेट में साथ में वो एक्सटर्नल्स को भी बिठाते हैं इंटरव्यूज़ में, एक्सटर्नल भी होते हैं इंटरव्यू में, वही कह देंगे यार ये कैंडिडेट को छोड़ के तुम इसको ले रहे हो। तो चीज़ें यहाँ पर आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। इफ़ यू हैव द नॉलेज देन नो वन कैन बीट यू। करेक्ट। चलिए, बहुत मज़ा आया मैम आपसे बात करके। आज इतने शुभ मुहूर्त पे हमने ये पॉडकास्ट शूट किया है, बसंत पंचमी वाले दिन, और वो भी एकेडमिक्स के ऊपर। तो ऐसा बोला जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं नमस्कार करती हूँ गुरु जी को। आप खुद एक प्रोफेसर हो, आपको भी गांधी टॉक्स की तरफ से एक छोटा सा जेस्टर हमारी साइड से आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू मैम। वेलकम, बहुत अच्छा लगा। राइट, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट निकालने के लिए, अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।